फ्रांस के एक छोटे से गांव में लोग धीरे धीरे कब्रिस्तान से बाहर आते हुए देखे गए। ये लोग पहले मर चुके थे, लेकिन अब अचानक जिंदा हो गए हैं। स्थानीय लोग ये सब देखकर हैरान थे और समझ नहीं पा रहे थे कि ये क्या हो रहा है। हालांकि ये भीड़ लगातार बढ़ती नहीं जा रही है। गांव की पंचायत ने तुरंत एक मीटिंग बुलाई ताकि इस सिचुएशन पर चर्चा की जा सके। मेयर ने खुलासा किया कि ऐसा सिर्फ उनके गांव में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में हो रहा है। हर देश में मृत लोग अचानक जीवित हो रहे हैं और अभी तक इस घटना का कोई कारण नहीं मिला है। गैस है कि दुनिया भर में करीब 70 मिलियन लोग फिर से जिंदा हो चुके हैं। इस छोटे से गांव में ये घटना 2 घंटे तक चली, जिसके दौरान करीब 13,000 लोग वापस लौटे और अब सड़कों पर घूम रहे हैं। पंचायत ने कब्रिस्तान के रिकॉर्ड चेक किए, जिससे पता चला कि ये सभी लोग पिछले 10 साल में मरे थे। इनमें हर उम्र के लोग हैं, लेकिन 60% से ज्यादा लोग 60 साल से ऊपर के हैं। इन सबका एक ही कॉमन फैक्टर है, उनके शरीर अब पूरी तरह स्वस्थ हैं और मौत से पहले की सभी बीमारियां खत्म हो चुकी हैं। इतनी बड़ी भीड़ को सड़कों से हटाने के लिए मेयर ने फैसला किया कि स्थानीय सामुदायिक केंद्र और गोदामों को रेफ्यूजी कैंप में बदल दिया जाए। इससे इन सभी लोगों को एक जगह रखा जा सके ताकि उनकी आइडेंटिफिकेशन की जा सके और उन्हें उनके फैमिलियों के पास वापस भेजा जा सके, क्योंकि ये अब पूरी तरह स्वस्थ हैं। इन्हें सामान्य नागरिक माना जाएगा और इनके सभी अधिकार रिस्टोर्ड होंगे। पंचायत ने गैस लगाया कि इस प्रोसेस को पूरा करने में 3 से 6 महीने लग सकते हैं। पुलिस और सेना तुरंत रेफ्यूजी कैंप को तैयार करने के काम में जुट गए। यहाँ लोगों को उम्र और जेंडर के हिसाब से ऑर्गेनाइज्ड किया जाएगा और यह प्रोसेस यूएन के गाइडलाइन के तहत होगी, जो रिफ्यूजी की हेल्प के लिए बनाए गए हैं। इस भीड़ में एक महिला की पहचान मेयर की वाइफ मार्था के रूप में हुई, लेकिन जब कोई उन्हें मेयर से मिलाने की कोशिश करता है तो वे उन्हें देखने से मना कर देते हैं और घर भेज देते हैं। सैनिक इन लौटे हुए लोगों को बसों में भरकर रेफ्यूजी कैंप तक ले जाते हैं। बार बार उन्हें रोकना पड़ता है, क्योंकि वे अक्सर लाइन से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। पंचायत सदस्य ईशान और उनकी वाइफ वेरोनिका भी रेफ्यूजी कैंप आते हैं अपने 6 साल के बेटे सिम्पसन को ढूंढने, जिसकी कुछ साल पहले मौत हो गई थी। उन्होंने देखा कि लौटे हुए लोगों की जांच और इंटरव्यू लिए जा रहे हैं, लेकिन उनमें किसी भी तरह का इमोशन नहीं दिख रहा। वे चुपचाप दूर कहीं देखते रहते हैं और तब तक कुछ नहीं बोलते जब तक उनसे कोई सवाल न किया जाए। एक माँ को जब उसका जिंदा बच्चा सौंपा गया तो वे हैरानी से जमी रह गई। नर्स ने उसे बताया कि वे बच्चे को घर ले जा सकती है या जब तक वे तैयार न हो यहाँ छोड़ सकती है। ईशान और वेरोनिका एक सैनिक को अपने बेटे की फोटो दिखाते हैं। काफी इंतजार के बाद सैनिक सिम्पसन को उनके पास लाता है। वे यह देखकर दंग रह जाते हैं कि सिम्पसन बिल्कुल वैसा ही है जैसा मरने से पहले था। उसकी उम्र में कोई चेंज नहीं आया। सैनिक उन्हें बताते हैं कि सिम्पसन यहाँ रह सकता है और वे जब चाहें उसे देखने आ सकते हैं। कुछ समय बाद मेयर आखिरकार अपने घर में अपनी वाइफ से मिलते हैं। मार्था उन्हें घर में स्वागत करती है और छोटी छोटी बातों पर कमेंट्स करती है, जैसे कि वे देर से आए हैं या थके हुए लग रहे हैं। वे उनके चेहरे को भी छूती है, जैसे वे कभी उनसे दूर गई ही न हो। वहाँ दूसरी ओर रशेल रेफ्यूजी कैंप से दूर रहती है और जो लौटे हुए लोग सड़कों पर देखती है उनसे वे डरती है। घर पर वे बार बार इस सिचुएशन से निपटने के तरीके के बारे में सोचती रहती है। उसका पति मैथ्यू, जिसकी 2 साल पहले एक कार दुर्घटना में मौत हो गई थी, उसकी यादों से वे आगे बढ़ चुकी है। अब उसे अपनी जिंदगी में फिर से शामिल करना, उसे ऐसा लग सकता है जैसे वे पीछे लौट रही हो। रेफ्यूजी कैंप के डॉर्मिटरी में मैथ्यू सोने से मना कर देता है और नर्सों को बार बार उसे याद दिलाना पड़ता है कि वे सो जाए। काम के दौरान ईशान यह नोटिस करता है कि रशेल उससे बच रही है। जब वे इस बारे में पूछता है तो रशेल बहाने बनाकर बात टाल देती है। वे शेल्टर की कैफेटेरिया में काम करने वाले एक लौटे हुए व्यक्ति को देखकर भी अनकंफर्टेबल फील करती है। ईशान उसे अपने बेटे सिम्पसन से मिलने के एक्सपीरियंस के बारे में बताता है और यह भी कि वे कितना खुश है कि सिम्पसन फिर से बच्चों की तरह खेल रहा है, जैसे वे कभी मरा ही न हो। वे रशेल से उसके पति के बारे में भी पूछता है, लेकिन रशेल तुरंत टॉपिक बदल देती है। कुछ दिनों बाद पंचायत एक नई मीटिंग बुलाती है
जिसमें लौटे हुए लोगों से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होती है। उन्हें अब एक पोटेंशियल हाउसिंग प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही बेरोजगारी भी एक बड़ी प्रॉब्लम बन रही है। भले ही उनके लिए नौकरी ढूंढी जाए, लौटे हुए लोग बहुत धीमे हैं और ठीक से बात नहीं कर पाते, इसलिए इस बात की कोई गारंटी नहीं कि वे अपनी नौकरी बरकरार रख पाएंगे। लौटे हुए लोगों का बिहेवियर भी अजीब है। कभी कभी उनमें कंकशन जैसे सिम्टम्स दिखते हैं, जैसे भटकाव और सोने में परेशानी। हालांकि उनके मोटर फंक्शंस बिल्कुल ठीक काम करते हैं। ये सिम्टम्स बार बार आते जाते रहते हैं, जैसे वे किसी लेटेंट पीरियड में हो। डॉक्टरों ने यह भी नोट किया है कि नौकरी करने से लौटे हुए लोग बेहतर होते हैं और उनकी सिचुएशन में सुधार होता है। इसलिए भले ही इस रीइंटीग्रेशन प्रोजेक्ट का पंचायत के बजट पर बड़ा असर पड़ रहा हो, इसे बंद करने के परिणाम और भी बुरे हो सकते हैं। इस बीच मैथ्यू ने फिर से एक आर्किटेक्ट के रूप में काम करना शुरू कर दिया है, लेकिन जैसा कि पंचायत ने गेस लगाया था, प्रॉब्लम जल्द ही सामने आने लगी। वे बहुत धीमे काम करता है, लेजी है और तब तक नहीं बोलता जब तक कोई उससे पहले बात न करे। मीटिंग्स के दौरान उसकी धीमी बात करने की आदत की वजह से लोगों को यह समझने में दिक्कत होती है कि वे कब अपनी बात खत्म कर चुका है। हालांकि मैथ्यू अपनी नौकरी की वजह से अब फिर से शहर के जीवन का हिस्सा बन चुका है। रशेल ने अभी तक उससे कांटेक्ट नहीं किया है। मैथ्यू कभी कभी उसकी विंडो से उसे देखता है। एक दोपहर रशेल सिम्पसन को एक झाड़ी में खड़े हुए देखती है, जो कहीं खाली नजरों से देख रहा होता है। यह देखकर वे डर जाती है। वेरोनिका जल्दी से आती है और अपने बेटे को वापस पार्क में खेलते हुए बच्चों के पास भेज देती है। जब वेरोनिका उसे देख रही होती है तो ईशान आता है और कहता है कि अब उन्हें सिम्पसन को अपने साथ घर ले आना चाहिए, लेकिन वेरोनिका अनकंफर्टेबल फील करती है और बहाना बनाकर कहती है कि वे थक गई है और घर जा रही है। ईशान सिम्पसन के पास उनका डॉग लेकर आता है ताकि वे उसके साथ खेले, लेकिन वे नोटिस करता है कि डॉग बूढ़े लौटे हुए लोगों पर भौंकता है। कुछ समय बाद पंचायत एक और इश्यू पर चर्चा करती है। बूढ़े लौटे हुए लोग अक्सर इधर उधर भटकते रहते हैं और उन्हें रेफ्यूजी कैंप या उनके घरों में रखना मुश्किल हो रहा है। यह दिन हो या रात, उनके लिए समझ पाना मुश्किल होता है कि वे कहाँ हैं। उनकी यह आदत उन्हें खतरनाक सिचुएशन में डाल देती है। चूंकि वे रिटायर हैं, वे काम भी नहीं करते। एक्सपर्ट्स का मानना है कि वे किसी परिचित जगह को खोजने की कोशिश कर रहे हैं या ये उनके मरने के ट्रॉमा का असर हो सकता है। स्टडी बताते हैं कि ये खास लौटे हुए लोग बहुत ज्यादा ऊर्जा से भरे होते हैं और किसी भी इन्फेक्शन के प्रति बेहद प्रतिरोधी होते हैं। शायद इसलिए क्योंकि उनका बॉडी टेम्परेचर आम इंसानों से कम होता है। इस प्रॉब्लम को हल करने के लिए डॉक्टर गोडोक्स ने एक दवा बनाई जो उन्हें रात में बेहतर सोने में हेल्प करती है और दिन में उनकी हलचल को कम करती है। यह प्रोडक्ट जल्दी ही लाइसेंस्ड हो गया और हर फैमिली के लिए मार्केटेड कर दिया गया ताकि वे इसे आसानी से एक्सेस कर सकें। डॉक्टर गोडोक्स ने इस दवा का उपयोग करके ट्रैंक्विलाइजर डार्ट्स भी बनाए हैं जो खास तौर पर मरे हुए लोगों पर काम करते हैं। यह दवा सामान्य इंसान पर यूज हो तो वे 2 दिनों तक सोता रहेगा और बीमार होकर कई दिनों में ही ठीक हो पाएगा। इसलिए यह बहुत जरूरी है कि इसे चलाने वाले सोल्जर्स ध्यान रखें कि वे किसे निशाना बना रहे हैं। एक रात जब गोडोक्स मरे हुए लोगों की निगरानी कर रहे थे तो एक सैनिक ने बताया कि उनमें से कुछ केवल सोने का नाटक कर रहे हैं। तभी गोडोक्स ने देखा कि मैथ्यू तैयार होकर फैसिलिटी से बाहर जा रहा है। सैनिक ने समझाया कि मैथ्यू ऐसा हर रात करता है और वे बस काम पर जा रहा है। यह अजीब लगने पर गोडोक्स ने फैसला किया कि वे मैथ्यू का पीछा करेंगे। ऑफिस में गोडोक्स ने देखा कि लौटे हुए लोगों का एक ग्रुप मीटिंग कर रहा है और सामान्य ढंग से बातें कर रहा है। सिक्योरिटी गार्ड ने उन्हें बताया कि ये लोग हर रात ऐसा करते हैं। कुछ समय बाद रशेल काम से घर लौट रही होती है तो वे देखती हैं कि मैथ्यू उसका पीछा कर रहा है। वे कुछ बोलने की हिम्मत नहीं कर पाती और न ही मैथ्यू कुछ कहता है। वे दोनों चुपचाप घर की ओर बढ़ते हैं। गोडोक्स भी सीक्रेटली से उनका पीछा करते हैं क्योंकि वे मैथ्यू के बिहेवियर का स्टडी कर रहे हैं। घर पर रशेल अभी भी अपने पति की मौजूदगी से अनकंफर्टेबल फील करती है, इसलिए वे तुरंत अपने कमरे में छिप जाती है। इस बीच मेयर ने मार्था को बाकी फैमिली से दोबारा मिलाने के लिए एक पार्टी रखी। मार्था सभी से मिलकर खुश होती है,
लेकिन खाने से मना कर देती है, यह कहकर कि उसे शाम को कभी भूख नहीं लगती। अचानक वे ऐसा बिहेवियर करती है जैसे उसने कुछ सुना हो और बगीचे की ओर चल पड़ती है। उसकी देखभाल करने वाले ने खुलासा किया कि वे पूरा दिन बिना किसी पर्पस के यार्ड में घूमती रहती है। मेयर उसके पीछे जाते हैं और उसे वापस लाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वे उनकी बातों को अनदेखा कर देती है और चलती रहती है। वे केवल अपनी पोती से मिलने के लिए रुकती है। उस रात रशेल आखिरकार मैथ्यू के पास जाती है और दोनों बात करते हैं। धीरे धीरे रशेल हिम्मत जुटाती है और उसे चूम लेती है। इसके बाद वे दोनों लिविंग रूम में इंटीमेट हो जाते हैं, यह जाने बिना कि गोडॉक्स उन्हें विंडो से देख रहा है। अगली मीटिंग में पंचायत मरे हुए लोगों के शरीर के कम बॉडी टेम्परेचर पर चर्चा करती है, जिसकी वजह से वे थर्मल कैमरास पर सफेद और डरावने आकृतियों की तरह दिखते हैं। मरे हुए लोगों की रात की एक्टिविटीज के बारे में अधिक जानने के लिए वे थर्मल कैमरास को गुब्बारों पर लगाकर उन्हें फॉलो करने का फैसला करते हैं। पहली रिपोर्ट में यह सामने आता है कि लौटे हुए लोग उम्र और जेंडर की परवाह किए बिना औसतन 9 मील रोज चलते हैं। हालांकि बूढ़े लोग स्लो होते हैं, लेकिन जब तक वे पूरी दूरी तय नहीं कर लेते वे रुकते नहीं। कैमरास ने यह भी वेरीफाई की कि शहर भर में रात में मीटिंग्स हो रही हैं, लेकिन अभी तक किसी भी पैटर्न को समझा नहीं जा सका है। ये सब समझाया जा रहा होता है, तभी मेयर नोटिस करते हैं कि रशेल कमरे से बाहर चली गई है। जैसे जैसे दिन बीतते हैं, बूढ़े लौटे हुए लोग लगातार भटकते रहते हैं। रशेल अब मैथ्यू के साथ काफी कंफर्टेबल फील करने लगी है और उसे अपनी जिंदगी में वापस पाकर खुश है। वे सोचती है कि अब उसे पंचायत की मीटिंग्स में जाना बंद कर देना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से वे मरे हुए लोगों के बारे में बात करते हैं वे उसे परेशान करता है। अब जब गर्मी का मौसम आ गया है, मैथ्यू को गर्मी से नफरत है और वे हमेशा तैरने के लिए उत्सुक रहता है। वहाँ वेरोनिका अपने बेटे को बाहर खेलते हुए देख रही होती है, लेकिन ऐसा लगता है कि वे उसके फिर से उनके साथ रहने से खुश नहीं है। अचानक एक बूढ़ा आता है और सिम्पसन के गेम की चाल बहुत तेज कर देता है, जिससे ईशान जल्दी से उसे रोकने दौड़ता है। जब वे अपनी वाइफ को देखता है तो वे जल्दी जल्दी अंदर लौट रही होती है। एक रात रशेल को एक अजीब आवाज सुनाई देती है और वे बिस्तर छोड़कर यह पता करने जाती है कि क्या हो रहा है। वे गोडॉक्स को बाहर खड़ा पाती है, जो दावा करता है कि वे बस उसकी हेल्प करना चाहता है ताकि वे इस सिचुएशन से निपट सके। गोडॉक्स कहता है कि उसे पता है रशेल कैसा फील कर रही है। वे पूछता है कि क्या रशेल को पता है कि मैथ्यू हर रात ऑफिस जाने के लिए बाहर निकलता है, लेकिन रशेल कहती है कि उसका पति सिर्फ सोने में दिक्कत फील करता है और वे ठीक है। गोडॉक्स को बाहर निकालने के बाद रशेल अपने कमरे में लौटती है और मैथ्यू को जागा हुआ पाती है। मैथ्यू पूछता है कि क्या वे किसी से बात कर रही थी, लेकिन रशेल मना कर देती है। कुछ समय बाद ऑफिस में मैथ्यू का बॉस नोटिस करता है कि उसकी रिपोर्ट समझ से बाहर है और वे उसे समझाने की कोशिश करता है कि इसमें क्या गलत है, लेकिन मैथ्यू उसे समझ नहीं पाता। इससे उसे फैक्ट्री एरिया में ट्रांसफर कर दिया जाता है, जहां सभी मरे हुए लोग काम करते हैं। अगली काउंसिल मीटिंग में डॉक्टर एक बड़ा अपडेट लाते हैं। वे बताते हैं कि मरे हुए लोगों का ये अर्ध सामान्य बिहेवियर प्राकृतिक नहीं है। वे बस वहां नकल कर रहे हैं जो सामान्य इंसान करते हैं और अपने पिछले जीवन से याद की गई चीजें दोहरा रहे हैं। इसका मतलब है कि वे जिम्मेदारियां नहीं निभा सकते और केवल बहुत ही सरल काम सीख सकते हैं, वे भी अगर उन्हें ठीक से ट्रेनिंग दी जाए। काउंसिल को यह तय करना होगा कि मरे हुए लोगों को समाज से बाहर रखा जाए या उनके लिए कोई खास भूमिका खोजी जाए। कुछ रातों बाद मैथ्यू जागता है और घर से बाहर चला जाता है बिना रशेल को बताए। गोडॉक्स उसका पीछा करता है और इस बार वे नाइट मीटिंग के काफी पास पहुंच जाता है। मरे हुए लोग सब एक साथ बात कर रहे होते हैं, नक्शों पर रास्ते दिखा रहे होते हैं। उसी समय सिम्पसन अपार्टमेंट के सामने के दरवाजे को 1 घंटे से पीट रहा होता है। बाहर जाने के लिए बेताब वेरोनिका उसे किसी तरह खींचकर वापस लाती है और ईशान से कहती है कि उन्हें गवर्नमेंट के स्पेशल एजुकेशन प्रोग्राम पर विचार करना चाहिए, क्योंकि उसे लगता है कि सिम्पसन सामान्य बच्चों को डराता है। लेकिन ईशान काउंसिल पर भरोसा नहीं करता। जब वेरोनिका सिम्पसन को एक और सेडेटिव देने की कोशिश करती है तो सिम्पसन गुस्से में अपना सिर घुमाता रहता है और ईशान गुस्से में वेरोनिका को रोक देता है।
गुस्से में वेरोनिका कहती है कि उनका बेटा केवल उनसे दूर जाना चाहता है और ऐसा लगता है कि वे कभी सच में वापस आया ही नहीं। उधर मार्था एक कुर्सी उठाकर गार्डन में गिर जाती है और उसे बाड़े के ऊपर चढ़ने के लिए यूज करने की कोशिश करती है, लेकिन मेयर उसे समय रहते रोक लेते हैं। अगले दिन मेयर अपनी सिचुएशन रशेल के साथ साझा करते हैं। वे चिंता जताते हैं कि एक दिन सुबह वे उठेंगे और मार्था गायब हो जाएगी। वे मानते हैं कि उन्होंने मार्था को पिछले रात बेडरूम में बंद कर दिया था और अब वे उनसे डराने लगी हैं। रशेल बात करने से इनकार कर देती है और जब मेयर मैथ्यू के बारे में पूछते हैं तो वे वहां से चली जाती है। उसी समय ऑफिस में मैथ्यू को अपने मरने के दिन के फ्लैशबैक आने लगते हैं। वे याद करता है कि उसने रशेल के साथ झगड़े के बाद कार लेकर घर छोड़ दिया था। आखिरकार रशेल गोडॉक्स से मिलने जाती है, जो उसे मैथ्यू के पहले इंटरव्यू का वीडियो दिखाता है। मैथ्यू बाकी मरे हुए लोगों से ज्यादा तेज लग रहा था और उसने अपने पिछले जीवन के सवालों का सही जवाब दिया था, लेकिन वे स्पॉन्टेनियस स्पीच में असफल रहा और यह भी नहीं समझ सका कि वे 2 साल से गायब था। रशेल यह जानना चाहती है कि वे अपने पति की कैसे हेल्प कर सकती हैं, लेकिन गोडॉक्स उससे कहता है कि उसे यह सच स्वीकार करना होगा कि मैथ्यू कभी सामान्य नहीं हो पाएगा। अपसेट और निराश रशेल वेया से चली जाती है। जब वे घर पहुंचती है तो पाती है कि मैथ्यू गायब है। ईशान के घर पर सिम्पसन खिड़की से बाहर देख रहा होता है, जहां पिछवाड़े में एक बूढ़ा आदमी खड़ा होता है। उसी समय मेयर की नींद खुलती है जब वे मार्था को बिस्तर से उठते हुए सुनते हैं, लेकिन मार्था उन्हें वापस सोने के लिए मना लेती है और खुद घर से बाहर निकल जाती है। कुछ देर बाद पार्क में एक सिक्योरिटी गार्ड मरे हुए लोगों की भीड़ को नोटिस करता है और उन्हें घर भेजने की कोशिश करता है, लेकिन वे उसे अनदेखा कर देते हैं। अचानक गार्ड के पीछे कुछ फटता है। जल्द ही पूरे शहर में विस्फोट होने लगते हैं, जिससे खतरनाक आग लग जाती है। इसी दौरान सभी मरे हुए लोग अपने घर छोड़कर एक सुरंग में इकट्ठा होने लगते हैं। यह वहां योजना थी जिसे उन्होंने अपनी मीटिंग्स में पहले ही तय कर लिया था। मैथ्यू मरे हुए लोगों को सुरंग में जाते हुए देखता है, लेकिन वे वापस लौटने का फैसला करता है। उसी समय मेयर को आखिरकार पता चलता है कि उनकी वाइफ गायब है। वे उसे ढूंढने के लिए अपनी कार लेकर निकलते हैं। वे मार्था को अन्य मरे हुए लोगों के साथ जाते हुए पाते हैं और तुरंत उसे एक गाड़ी में खींच लेते हैं, लेकिन बाकी मरे हुए लोग गाड़ी को घेर लेते हैं ताकि वे वहां से न जा सकें। मार्था उनसे पूछती है, क्या आप थक गए हैं? क्या आप हमारे साथ चलना चाहते हैं? वे सलाह देती है कि वे सब कुछ छोड़ दें। एक पल में ही मेयर की मौत हो जाती है और वे भी एक मरे हुए लोग बन जाते हैं। इस तरह वे और मार्था भी बाकी मरे हुए लोगों के साथ सुरंग में छिपने के लिए शामिल हो जाते हैं। कुछ घंटों बाद खबरों में अनाउंस किया जाता है कि इन विस्फोटों में कोई घायल नहीं हुआ और अब पूरे देश में कर्फ्यू लागू कर दिया गया है। किसी को नहीं पता कि मरे हुए लोग कहाँ चले गए हैं और लोगों से कहा जाता है कि उन्हें ढूंढने की कोशिश न करें। सिम्पसन अभी भी बाहर जाना चाहता है और वेरोनिका सोचती है कि उन्हें उसे जाने देना चाहिए, लेकिन ईशान मना कर देता है। हताश होकर सिम्पसन आखिरकार कूद जाता है। ईशान अपने बेटे को जमीन पर पड़ा देखकर रोने लगता है, यह सोचकर कि वे फिर से मर गया है। लेकिन सिम्पसन ठीक है और बाकी मरे हुए लोगों के साथ जुड़ने के लिए चला जाता है। डिटर्मिन्ड होकर सेना विशेष रसायनों से भरे ग्रेनेड्स तैयार करती है, जो मरे हुए लोगों को एक इरिवर्सिबल कोमा में डाल सकते हैं। जल्द ही उन्हें मरे हुए लोगों का एक ग्रुप सुरंग तक पहुंचने की कोशिश करते हुए मिलता है और वे उन्हें गैस से बेहोश करने लगते हैं। सिम्पसन भी बेहोश हो जाता है। उसी दौरान मैथ्यू घर लौटता है और रशेल को बताता है कि लड़ाई के अगले दिन वे जल्दी काम से निकला था ताकि उससे बात कर सके और माफी मांग सके। लेकिन जब वे घर पहुंचा तो रशेल वहां नहीं थी। वे उसे ढूंढने के लिए निकल पड़ा और इतनी तेज गाड़ी चलाने लगा कि वे एक दुर्घटना में मारा गया। गिल्ट से भरकर रशेल टूट जाती है। इस पल को गोडॉक्स बीच में रोक देता है, जो अपार्टमेंट में घुस आता है। मैथ्यू उसे सुन लेता है और दोनों खिड़की से भाग जाते हैं। दूर से गैस विस्फोटों की आवाज सुनते हुए रशेल मैथ्यू का पीछा करती है, जो उसे एक सुरंग में ले जाता है। कुछ देर भटकने के बाद वे रोती है और मैथ्यू को आखिरी बार अलविदा कहते हुए चूमती है। मैथ्यू चला जाता है और रशेल को अकेले घर लौटना पड़ता है।
रास्ते में रशेल देखती है कि सैनिक बेहोश मरे हुए लोगों को वापस कब्रिस्तान ले जा रहे हैं। हर बॉडी को उनकी संबंधित कब्र के ऊपर रखा जाता है और धीरे धीरे वे गायब हो जाते हैं।